नमस्कार, मैं हूं राजन झा और दक्षिण पंथ पर स्वागत है आपका। दोस्तों, ध्रुव राठी को ऐसा लग रहा है कि उसने अपने दम पर भाजपा को 240 पर रोक दिया। नतीजों वाले दिन बीजेपी और एनडीए की जीत जब तय हो गई थी तब वह टीवी बंद करके सोने चला गया। चुनाव में राहुल गांधी से कम मेहनत राठी ने भी नहीं की थी। नींद जल्दी आ गई। नींद में उसे हूरें मिली। वह आश्चर्य से भर गया और बोला, मैं तो कहीं बम बांधकर फटा नहीं, फिर आप मेरी सेवा में क्यों आ गई? तब उनमें से 72वीं हूर, जो सबसे पीछे थी, आगे आई और बोली, आपको मुल्क हिंदुस्तान का वजीर आजम बनना है ध्रुव राठी जहांपना। अच्छा, परंतु यह संभव कैसे होगा? मैं तो पॉलिटिक्स में हूं भी नहीं। जो भी झूठ सच कहना होता है वह यूट्यूब पर कहता हूं, उसका रिसर्च तक मैं नहीं करता। दूसरे करके देते हैं, मैं तो केवल उसको पढ़ जाता हूं। जहांपना, आप अपने आप को इतना कमतर क्यों आंक रहे हैं? आपने YouTube पर 20-30 मिनट के वीडियो बनाकर भाजपा को 240 पर रोक लिया। सोचिए, अगर आप पूरी तरह सियासत में उतर जाएं तो आपको कितने वोट मिलेंगे? कितने मिलेंगे? आप बहुत मासूम हैं जहांपना। 22 मिलियन तो आपके सब्सक्राइबर्स हैं। आपके एक एक वीडियो पर मिलियन व्यूज आते हैं। इतने लोगों की अक्सरियत जिसके पास हो, क्या वो पीएम नहीं बनेगा? ख्वाब पूरे करने के लिए ख्वाब देखने पड़ते हैं जहांपना। अब ध्रुव राठी की नींद खुल जाती है। उसके कानों में हुरों की वही आवाज गूंज रही है, मिलियन सब्सक्राइबर्स, व्यूज, वोटर्स, पीएम, ख्वाब यानी सपना। 3 या 4 दिन पहले उसने अपने इसी सपने को या महत्वाकांक्षा को वीडियो बनाकर लोगों के सामने रख दिया। ऐसा नहीं है कि वो कोई सरकाज़्म कर रहा था। उसने वीडियो में बहुत ही सीरियसनेस के साथ कहा है कि सपने पूरे करने के लिए सपने देखने ज़रूरी हैं। तो भाई साहब के मन में है कि साला मिलियन व्यूज़ वाला यूट्यूबर मैं राहुल गांधी और केजरीवाल के लिए कैंपेनिंग करूं, उनके इशारे पर वीडियो बनाता रहूं। हट, अब मैं बनूंगा पीएम। यह मैं ही हूं जिसने पीएम मोदी को रोका है 240 सीटों पर। अब इसमें कई बातें हैं जो राठी को हुरों ने नहीं बतलाया, मैं बताऊंगा। नंबर 1, राठी के जो व्यूज़ हैं उसमें से आधे पाकिस्तान, कनाडा और दूसरे देशों में पल रहे एंटी हिंदू एलिमेंट्स के हैं। भारत में कुछ स्कूलिया बच्चे उसके फ़ैन हैं क्योंकि मम्मी पापा के मोबाइल तक यूट्यूबर और दूसरे माध्यमों के ज़रिए इकोसिस्टम ने उसे झूठे प्रोपेगेंडा वाले वीडियो पहुंचा दिए हैं जिसे बच्चे सच मान लेते हैं। उन्हीं किशोर समर्थकों का ब्रेन वॉश करके राठी सोच रहा है कि जब तक वे 18 वर्ष के हों तब तक एक वोट बैंक बनाकर राजनीति में कूद पड़ूं और सीधे देश का पीएम बन जाऊं। पीएम बनने के बाद उसने जितने बिंदुओं पर चर्चा की वो अमुक काम करेगा, उसमें से ज़्यादातर काम सरकारें पहले ही से कर रही हैं, लेकिन यह उसके फॉलोअर्स को नहीं पता। और जिनको पता है वो बोलेंगे नहीं क्योंकि राठी उनके पक्ष में बात करता है। इसी बात का फ़ायदा हमेशा से राठी उठाता रहा है। रही बात उसके पीएम बनने की, तो भाई राठी ऐसा है, पीएम बनने के लिए चुनाव लड़ने होते हैं। तू चुनाव लड़ता तो तेरे विरुद्ध मैं चुनाव लड़ता और तुझे आसानी से हराकर मैं देश का पीएम बन जाता। अब मैं बतलाता हूँ कि देश का पीएम बनने के बाद मैं क्या क्या करूँगा। पीएम बनने के बाद मैं सबसे पहले राजनीति में योग्यता का निर्धारण कर देता, यानी राजनीति में आने के लिए एक योग्यता जरूरी कर देता ताकि देश की राजनीति थोड़ी साफ सुथरी हो सके। जहां राजनेता के भेष में घूम रहे चोर अपनी सज़ा एम्स में नहीं जेल में काट रहे होते। हमारे देश की एक विडंबना है कि यहाँ राजनीति में जाने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। ऐसे में अयोग्य गुंडे मवाली भी संसद तक पहुँच जाते हैं। राजनीति भी एक सरकारी नौकरी की तरह है, इसलिए इसके लिए भी योग्यता होनी चाहिए। अन्यथा 8वीं पास लोग स्कूलों और कॉलेजों में जाकर बच्चों को पढ़ाई की अहमियत समझा रहे होते हैं। वो देश को जाति में बांटकर कमज़ोर रखना चाहते हैं क्योंकि उनके लिए देश कमज़ोर होता रहे चलेगा, सत्ता की कुर्सी नहीं जानी चाहिए। आज के समय में जब 8वीं 9वीं पास लोग राज करने लगेंगे तो अव्यवस्था तो फैलेगी ही। मैं प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले राजनीति करने के लिए एक योग्यता का निर्धारण करूंगा। कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, पारिवारिक आपराधिक बैकग्राउंड नहीं। इसके बाद देश में एक देश एक कानून व्यवस्था लागू कर दूंगा, यानी यूसीसी। कानून के नज़र में सभी नागरिक एक समान होने चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड और शरिया कानूनों को पूरी तरह निरस्त कर दूंगा। देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसी न्याय व्यवस्था लागू कर दूंगा।
कानून वाली मूर्ति की आंखों से पट्टी खोल दूंगा ताकि निर्णयदर्शी, पारदर्शी और सत्य आधारित व सटीक हो। वक्फ बोर्ड की संपत्ति हिंदू कल्याण बोर्ड को ट्रांसफर कर सभी वर्गों के गरीब बच्चों के पढ़ाई, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार की व्यवस्था पर खर्च करता। किसी भी तरह के धार्मिक और जातिगत भेदभाव के बिना जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाना सुनिश्चित करूंगा। ब्रिटिश काल के कानूनों को बदलकर कानून व नियम अपने देश की आवश्यकता और किए जाने वाले अपराध की जघन्यता के आधार पर तय करूंगा। सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाऊंगा। जो लोग कानून द्वारा दी गई छूट से अधिक बच्चे पैदा करते उनसे सबसे पहले वोट देने का अधिकार छीन लूंगा। उसके बाद सरकारी नौकरियों व योजनाओं से वंचित कर दूंगा, अर्थात बिल पारित होने के बाद जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे हुए वह आजीवन सरकारी सेवा से वंचित हो जाएगा तथा उसकी सरकारी संपत्ति, सेवा या छूट तुरंत वापस ले ली जाएगी। देश में तत्काल प्रभाव से NRC लागू कर दूंगा। घुसपैठियों या संदिग्धों का नाम वोटर लिस्ट पर पाए जाने की स्थिति में ग्राम पंचायत स्तर के नेताओं से लेकर विधायक और सांसद तक को निलंबित कर दूंगा। महिलाओं को लेकर किए जाने वाले अपराधों पर कठोर दंड की व्यवस्था कर दूंगा। और इसके लिए कुछ उदाहरण देखिए। रेप और हत्या पर मृत्युदंड, नाबालिग से रेप पर मृत्युदंड, हत्या पर आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड, देशद्रोह पर मृत्युदंड, फेक न्यूज़ फैलाता पकड़े जाने पर सार्वजनिक माफ़ी न मांगने पर सभी सोशल मीडिया हैंडल सदा के लिए डीएक्टिव और 5 से 10 वर्ष तक की जेल और भारी जुर्माने की 75% राशि पीड़ित को देने का प्रावधान। मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदुओं की संख्या बढ़ाने के प्रयास, आपसी भाईचारा बना रहे, इसके लिए कोई भी इलाका मुस्लिम बहुल नहीं होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखूंगा। पीएम बनने के बाद मैं एक विशेष आयोग गठित करूंगा। उनका कार्य ऐसे लोगों की सूची बनाना होगा जिनको देश में डर लगता है, जिनको देश की व्यवस्था से डर लगता है, जिनको लगता है कि उन्हें दबाया जा रहा है, जो बात बात पर किसी न किसी बहाने देश को गाली देते रहते हैं। ऐसे लोगों की पहचान कर सरकारी खर्चे पर उनके पसंद के मुल्क तक छोड़ाने की पूरी व्यवस्था कर दूंगा। उनकी संपत्ति नीलाम कर 50% रकम उन्हें ही दे दूंगा और बाकी का जो 50% बचा देश में नवनिर्मित हिंदू कल्याण बोर्ड के खाते में ट्रांसफर करवा दूंगा। भारत को सर्वसम्मति से ऑफिशियली सनातन गणतंत्र भारत, अंग्रेजी में सनातन रिपब्लिक ऑफ भारत घोषित कर देता। धर्म और जाति के आधार पर किसी तरह के भेदभाव की कोई अनुमति नहीं होगी। धर्म और जाति के नाम पर राजनीतिक दलों को मान्यता भी नहीं मिलेगी और न किसी संस्था को मान्यता मिलेगी। जातिगत आरक्षण व्यवस्था खत्म कर आर्थिक आरक्षण व्यवस्था लागू कर दूंगा। मैं प्रधानमंत्री बनने के बाद सरकारी नौकरी से भी सभी तरह के आरक्षण खत्म कर दूंगा, जिससे शिक्षा तथा नौकरी के क्षेत्र में समानता आए और टैलेंटेड लोगों को अवसर मिले। मैं गरीब आरक्षित वर्ग के बच्चों को निःशुल्क सरकारी नौकरी की कोचिंग तथा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की व्यवस्था करूंगा, क्योंकि हमारे आज के युवा इतने सामर्थ्य हैं कि उनको बस एक साधन चाहिए, रास्ता चाहिए और वो आगे स्वयं बढ़ जाएंगे। विरोध प्रदर्शन की अनुमति होगी, परंतु हिंसा करने वालों पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान भी होगा। सभी स्कूलों कॉलेजों में बेसिक वैदिक शिक्षा यानी सनातन शिक्षा अनिवार्य कर दी जाएगी। किसानों के नाम पर चलाए जा रहे सभी संघों को निरस्त कर इनका पुनर्गठन करवाने के आदेश जारी कर दूंगा। अराजकता और हिंसा फैलाने वालों पर सख्त योगी मॉडल लागू हो जाएगा। देश के हर क्षेत्र में सड़कें और रेलवे लाइनें पहुंचाने की व्यवस्था करवाऊंगा। ध्रुव राठी की तरह सड़क निर्माण नहीं रोकूंगा, क्योंकि उस सड़क से होकर केवल अमीरों की कारें नहीं चलती। गरीबों को उनके गंतव्यों तक पहुंचाने वाले बस और टैक्सी भी उन्हीं सड़कों से होकर दौड़ा करते हैं। एक से दूसरे स्थान पर सामान ढोने के लिए भी सड़कों का होना अति आवश्यक है, जो स्टूडियो एंकर ध्रुव राठी को नहीं पता। आगे बिहार, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान जैसे राज्यों से पलायन रोकने के लिए जरूरी कदम उठाऊंगा। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में देश के किसी भी कोने से अपने क्षेत्र के लिए वोट डालने की व्यवस्था उपलब्ध करवा दूंगा। अब यह तो हो गए देश के आंतरिक विषय। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ एक काम मैं अवश्य करूंगा, उसका उदाहरण देखिए। पीओके और अक्साई चीन को प्राप्त करने की रणनीति पर जोर शोर से काम करना चालू कर दूंगा। रूस और इजराइल का खुलकर समर्थन करूंगा। अमेरिका और यूरोप के देशों से न दोस्ती न बिगाड़ जैसी स्थिति यानी टिट फॉर टैट जैसे संबंध रहेंगे। दोस्तों, भारत एक उपमहाद्वीप भी है, तो भारत के प्रधानमंत्री को भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित देशों का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। भारत द्वारा उनको हर संभव मदद दी जाती है। अब एक ऐसा देश जो अभी तक विकसित नहीं हुआ, उसके लिए इतनी बड़ी जनसंख्या और साथ में लगभग 8-9 देश संभालना ज़रा मुश्किल हो जाएगा।
इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के पास विलय प्रस्ताव भेजता। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू द्वारा किए गए उस भूल को ठीक करने का प्रयास करता जिससे आज हमें पछताना पड़ रहा है। बांग्लादेश में मुस्लिमों की संख्या अधिक है तो वो इसके विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे, अशांति फैलाएंगे। जब तक पूरी तरह शांति कायम नहीं हो जाती वहाँ आर्टिकल 370 जैसे प्रावधान लगा देंगे। यदि बांग्लादेश विलय संधि के लिए फिर भी तैयार नहीं होता तो 1971 के बाद बांग्लादेश छोड़कर आए लोगों को तुरंत प्रभाव से बांग्लादेश जाने का आदेश जारी करवा देता। यह निर्णय कानूनी प्रक्रिया द्वारा नागरिक प्राप्त करने वालों पर लागू नहीं होती। रोहिंग्याओं को म्यांमार पहुंचाने की व्यवस्था करता। प्रक्रिया पूरी होने तक सभी रोहिंग्याओं को शेल्टर होम में रखवाने की व्यवस्था करवाता। अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की पहचान करवाने वालों के लिए इनाम की घोषणा कर देता कि जो लोकल लोग उनकी पहचान बदलाएंगे उनको इनाम मिलेगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे कार्यक्रमों पर तो कुछ बोला ही नहीं। उसका कारण यह है कि पहले देश को सुरक्षित रखना और देश को अपने जड़ों से जोड़कर रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आज का समय ग्लोबलाइजेशन का समय है और इंफॉर्मेशन क्रांति का समय है। डेवलपमेंट स्वयं होगा। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, रॉ मटेरियल हैं, टैलेंट है, मशीनें बन रही हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहे हैं। दूसरे देशों की तुलना में हमारे प्रोडक्ट सस्ते और अच्छे होंगे तो डिमांड खुद ही बढ़ेगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि देश में लिए गए कठिन निर्णयों से हो सकता है कि शुरुआत में पश्चिमी दुनिया हमसे व्यापारिक संबंध स्थापित करने या आगे बढ़ने में व्यापारिक संबंध आगे बढ़ाने में हिचकिचाएं। तो इसका जवाब है कि तब तक वो भी समझ चुके होंगे कि हम यह निर्णय क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसी बीमारी से वो ग्रसित हो चुके हैं। अरब देशों के पास पेट्रोलियम के अतिरिक्त कुछ है नहीं। यदि हमने पेट्रोलियम के विकल्पों पर काम किया तो उन पर से हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। अब अरब देशों को सर्वाइव करने के लिए दूसरों की मदद चाहिए होगी। इसका फ़ायदा भारत उठाएगा। पाकिस्तान का विलय इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि हमें अपने देश में ज़ॉम्बीज़ की संख्या घटानी है, बढ़ानी नहीं है। पाकिस्तान के साथ हम उस नीति पर काम करेंगे जो पाकिस्तान हमारे विरुद्ध करता रहा है। पाकिस्तानी आतंकियों के विरुद्ध हम और सख्ती से निपटने के इंतज़ाम करेंगे और कड़े कदम उठाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाना, स्त्रियों को आत्म सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनाना, बेरोजगारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से साझेदारी हमारे प्रथम कार्यकाल के एजेंडे में शामिल होगी। कुछ निर्णय लिए गए निर्णयों के प्रभाव को देखते हुए लिए जाएंगे। इस तरह हम अपने सपनों का भारत बनाएंगे जहां भारत देखते देखते आत्मनिर्भर, शक्तिशाली, विकसित देश बन चुका होगा। समर्थन देने के लिए फिलहाल वीडियो लाइक कर दीजिए, वीडियो को जमकर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीएम बनाना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए और पहले फंड जुटाने में मदद कीजिए। आर्थिक पक्ष मजबूत होना आवश्यक है। जुड़े रहने के लिए आपका आभार, धन्यवाद।